नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में तमाम अहम खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं, बताते हैं आज की कौन सी अहम खबरें हैं, उसकी तफसील से आपको जानकारी देते हैं। लेकिन शुरुआत में हम बताते हैं आपको आज कौन सी अहम खबरों को हम इस प्रोग्राम में आपके बीच लेकर हाजिर हो रहे हैं। बताते हैं आपको 5 अहम खबरें आज की कौन कौन सी रहने वाली हैं। सबसे पहले दरअसल जब हम आज खबर का जिक्र करेंगे तो सबसे पहली खबर हमारी हाइड्रोजन बम को लेकर होगी। 5 अहम खबरों में शुमार पहली खबर में हम हाइड्रोजन बम का जिक्र करेंगे। हाइड्रोजन बम दरअसल देश की सियासत में हलचल तेज है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ वोटिंग का नहीं है, वोट की हैकिंग का उठ रहा है। राहुल गांधी ने एक ऐसा धमाका किया है जिसे वो हाइड्रोजन बम का पहला ट्रिगर बता रहे हैं। आरोप है कि फर्जी लॉगिन के जरिए लाखों वोटर नेम लिस्ट से गायब किए जा रहे हैं और चुनाव आयोग खुद इस साजिश में शामिल है। क्या वाकई लोकतंत्र को हैक किया जा रहा है या ये सब सियासी रणनीति का हिस्सा है? पूरी खबर की जानकारी बस थोड़ी देर में आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। इसके अलावा दूसरी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल दिल्ली में एसआईआर का करेंगे, यानी कि दिल्ली में भी अब एसआईआर होगा। देश में वोटर लिस्ट की सबसे बड़ी सफाई अब दिल्ली में शुरू होने जा रही है। चुनाव आयोग ने राजधानी को अगला टारगेट बना लिया है और इस बार 2002 की वोटर लिस्ट बन गई है फिल्टर की पहली कसौटी। जिसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, उन्हें देने होंगे पहचान और नागरिकता के दस्तावेज, वरना वोटर बनने का हक खतरे में पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस प्रक्रिया पर नजर रखे हुए और जरा सी गड़बड़ी में पूरी प्रक्रिया रद्द होने की चेतावनी भी है। पूरी खबर की जानकारी बस कुछ ही देर में आपके बीच लेकर हाजिर है। इसके अलावा सीजीआई की सफाई का जिक्र करेंगे। देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज के एक ऐसे कमेंट ने बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल सीजीआई बीआर गवई ने भगवान से मदद मांगिए वाले बयान पर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक हलचल मच गई है। बीएचपी ने इसे हिंदू भावनाओं का अपमान बताया तो सीजीआई को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की न्यायपालिका को भी अब धार्मिक विवादों में घसीटा जा रहा है? खबर की जानकारी बस थोड़ी देर आपके पास। इसके अलावा चौथी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल खेल का करेंगे। खेल में भले ही हार हो जाती है, लेकिन हम कहते हैं हारे नहीं हैं। जब मैदान में उतरता कोई भारतीय खिलाड़ी तो वो सिर्फ पदक के लिए नहीं बल्कि 125 करोड़ सपनों के लिए लड़ता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में नीरज चोपड़ा ने भले ही फाइनल में टॉप 6 में जगह बनाई हो, वहां ना बना पाई हो, लेकिन उनका जज्बा हर युवा को जीत का असली मतलब सिखाता है। वहीं सचिन यादव ने चौथे स्थान पर रहकर नया सितारा बनकर सबको चौंका दिया। एक नई उम्मीद, एक नई शुरुआत हुई है। पूरी खबर बस कुछ ही देर में आपके बीच। इसके अलावा पांचवी अहम खबर का जिक्र करेंगे। जिक्र दरअसल दामों के गिरने का करेंगे। सोने के दाम का जिक्र कर रहे हैं। त्योहार करीब है, लेकिन खुशियों की चमक पर सोने की महंगाई भारी पड़ रही है। 24 कैरेट सोना अब 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया, जिससे खरीदारों पर लग गया है ब्रेक। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि अभी खरीदना नुकसान का सौदा हो सकता है, क्योंकि कीमतों में गिरावट के संकेत मिलने लगे। ऐसे में क्या इस बार सोने से दूर रहेगा त्योहार? पूरी खबर की जानकारी बस कुछ ही देर में। इन 5 अहम खबरों पर हम विस्तार से जानकारी देंगे। 5 खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, जाते जाते आपको बात पते की बताएंगे। चलिए शुरुआत दरअसल करेंगे एक आज की अहम खबर से। देश की सियासत में अब सिर्फ चुनाव नहीं रह गए हैं, अब जंग हो रही है वोट बनाम वोट चोरी की। और इस बार राहुल गांधी ने जो दावा किया है उसने भारतीय लोकतंत्र के तंत्र को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है।
उन्होंने कहा है कि देश के वोटरों के नाम चोरी हो रहे हैं और वो भी फेक लॉगिन के जरिए, बड़े ही सुनियोजित तरीके से। उन्होंने चुनाव आयोग को सीधे निशाने पर लेते हुए कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं। राहुल गांधी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि यह सिर्फ कोई मामूली आरोप नहीं है, यह हाइड्रोजन बम का पहला ट्रिगर है, असली विस्फोट अभी बाकी है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि दलितों, महिलाओं और आदिवासियों के वोट सबसे ज्यादा टारगेट किए जा रहे हैं। चुन चुनकर कांग्रेस समर्थकों के नाम लिस्ट से हटाए जा रहे हैं। उन्होंने कर्नाटक की आलंद विधानसभा सीट का उदाहरण देते हुए कहा, एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, जहां एक बूथ लेवल अधिकारी को तब झटका लगा जब उसने देखा कि उसके ही अंकल का नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया। जांच की तो पता चला कि रजिस्टर में लिखा गया नाम हटाने वाला पड़ोसी खुद कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। यानी कुछ ऐसी ताकत जो लोगों की जानकारी के बिना वोटर लिस्ट के नाम से हटा दी गई। राहुल ने इसे वोटर लिस्ट का हाईजैक बताया और कहा कि वो इसे सबूतों के साथ उजागर करेंगे। उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के महादेवपुरा में 1 लाख वोट चोरी हुए, बेंगलोर सेंट्रल में भारी गड़बड़ी हुई, महाराष्ट्र में तो 40 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए, जिससे चुनावी नतीजे प्रभावित हुए। राहुल ने इसे संविधान के खिलाफ साजिश कहा। अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये रुकेगा नहीं, ये रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी फुस हो गई। क्या हो गया? इलेक्शन कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि नो डिलीशन ऑफ एनी वोट कैन बी डन ऑनलाइन बाय एनी मेंबर ऑफ पब्लिक। ऑनलाइन किसी भी वोट को नहीं काटा जा सकता और नो डिलीशन कैन टेक प्लेस विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द अफेक्टेड पर्सन। Yes, and it's a completely organized effort. It's very clear that the Election Commission is involved in this effort, and Rahul ji has very clearly exposed it. राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान किए रहते हैं। ये जो देश भर में लोगों को संशय पैदा हुआ है कि हमारे वोटों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं कि वोट चोरी के प्रमाण हम ले चुके हैं। बार बार हम एविडेंस दें और निर्वाचन आयोग इसकी जांच भी नहीं कराए, ये बड़ा मुझे अजीब लगता है। निष्पक्ष जांच हो, कमियों को सुधारा जाए, और वोटर लिस्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने का एक अधिकार है, वो हमें मिलनी चाहिए ताकि वेरीफाई कर सकें। और कर्नाटक में जो वो हम सबके सामने है। राहुल गांधी का आज जो हाइड्रोजन बम चलाने का जो उनका घोषणा थी, वो फ्यूज कंडक्टर होने के कारण टाएं फिस हो गया। ये हाइड्रोजन बम की बात करें, ये तो ऐसे लग रहा था कि दीपावली का फुस बम चला। क्या कहा, किसके लिए कहा, यहां तक कि पत्रकारों को समझ नहीं आया। स्पष्ट दिख रहा था कि पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन बाल बुद्धि के हाथ में चला गया, और वो बाल बुद्धि बाल हट करके भ्रम पैदा कर रहा। राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोप गलत, निराधार और भ्रम पैदा करने वाले।
ये कोई आम आरोप नहीं, ये देश के चुनावी सिस्टम की जड़ों को हिलाने वाला दावा है और इस बार जोर से नहीं, सीधे हाइड्रोजन बम फोड़ने पर उतरे हैं राहुल गांधी। आरोप सीधा है, वोट चोरी हो रही है और वो भी हैकिंग से, सॉफ्टवेयर के जरिए, फेक लॉगिन से, ओटीपी भेजकर, और चुनाव आयोग खामोश है। कर्नाटक के अलन विधानसभा का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हजारों वोट डिलीट किए गए और जब कर्नाटक सीआईडी ने इस मामले में 18 बार चिट्ठी लिखकर पूछा कि आईपी एड्रेस कौन सा है, तो ओटीपी किस नंबर पर गया है, तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने यह भी दावा किया है कि वोटरों की जानकारी के बिना उनके नाम डिलीट कर दिए गए और फिर उनके वीडियो दिखाए जिसमें लोग कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, फिर भी नाम लिस्ट से गायब हो गया। अब सवाल यह है कि क्या वाकई चुनाव आयोग का सिस्टम हैक किया जा सकता है? क्या सच में कोई बाहरी सॉफ्टवेयर वोट डिलीट कर सकता है? तो जवाब है, प्रक्रिया बेहद सख्त है। नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरना होता है, फिर बूथ लेवल के अधिकारी घर जाकर जांच करता है, परिवार से पूछता है और फिर एक नोटिस भेजा जाता है, आपका नाम क्यों हटाया जाए। जवाब सुनने के बाद निर्वाचन अधिकारी आदेश पास करता है और अगर गलत पाया गया तो नाम जस का तस रहता है। सबसे बड़ी बात, किसी का नाम गलत तरीके से हटाया गया हो तो वो 15 दिन के भीतर अपील भी कर सकता है। अब आते हैं उस हैकिंग पर जिसे राहुल गांधी चुनावी हथियार बताए। तो जान लीजिए एनवीएस फर्स्ट वाला ग्राफिक्स जरा प्ले कीजिएगा। तो जान लीजिए कि एनवीएसपी पोर्टल पर आवेदन भी माना जाता है, तब मोबाइल ओटीपी आता है, ईमेल वेरिफिकेशन होता है, आधार लिंकिंग होता है और कैप्चा जैसी सिक्योरिटी लेयर पास करनी होती है। इसके अलावा चुनाव आयोग किसी भी थर्ड पार्टी टूल को मान्यता नहीं देता है, यानी कि सॉफ्टवेयर या बॉट से वोट डिलीट करना न सिर्फ असंभव है बल्कि गैर कानूनी भी। अब आते राहुल के सबसे बड़े तर्क यही था कि हमारा वोटर टारगेट है, लेकिन भारत में अनलाइक अमेरिका वोटर किसी पार्टी के नाम से रजिस्टर नहीं होता है। इसके अलावा किसी कानून के अनुसार मतदान नहीं होता है। फॉर्म 7 भरना होता है, एनवीएस पोर्टल या वोटर हेल्पलाइन ऐप से इसको कर सकते हैं। ऑफलाइन फॉर्म प्रिंट करके भरें, फॉर्म जमा करें और जांच के बाद बीएलओ घर जाकर जांच करता है। मृत्यु पर परिजनों की पुष्टि होती है। पता बदलने पर जांच कैसे होती है जरा समझिए। पता बदलने पर पड़ोसी से पूछताछ होती है, बीएलओ रिपोर्ट करता है, उसी आधार पर फैसला लिया जाता है। अब इसके अलावा नोटिस और जवाब का मौका कैसे मिलता है? नाम हटाने से पहले नोटिस भेजा जाता है, उसमें पूछा जाता है नाम क्यों ना हटाया जाए और मतदाता को सुनवाई का मौका दिया जाता है। जवाब के बाद ही निर्णय होता है। नोटिस और जवाब का मौका होता है, बिना नोटिस नाम नहीं हटाया जा सकता, ये भी इसमें एक जिक्र होता है। इसके अलावा क्या है, अंतिम निर्णय कैसे होता है जरा समझिए। बीएलओ की रिपोर्ट प्लस जवाब देखे जाते हैं। बीएलओ ने जो रिपोर्ट दर्ज दी है उसके अलावा जवाब देखे जाते हैं। कारण सही होता है तो नाम हटाया जाता है। इसके अलावा गलत होता है तो नाम बना रहता है। निर्णय ईआरओ लेता है। अंतिम निर्णय कौन लेता है? ईआरओ लेता है। सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। ये जो भी है सब कुछ रिकॉर्ड में दर्ज होता है और अंतिम निर्णय, अगर नाम गलत हटा हुआ है तो क्या होता है? अगर किसी का नाम गलत हटा है तो क्या है? 15 दिन में वो अपील कर सकता है। अपील डीईओ या फिर सीईओ को दी जाती है। जो भी अपील है वो डीईओ या सीईओ को दी जाती है। सुनवाई के बाद नाम जोड़ा जा सकता है। जरूरत पर हाई कोर्ट में भी जाया जा सकता है। इसके अलावा जरूरत पर हाई कोर्ट जा सकते हैं जो भी किसी का भी नाम गलत तरीके से हट गया है तो। ये दरअसल 15 दिन में अपील कर सकते हैं, डीईओ और सीईओ को दी जाती है। अब एक और अहम खबर का जिक्र करते हैं। जिक्र दिल्ली में एसआईआर का करते हैं। जब देश में वोटर लिस्ट की सफाई को लेकर अब नया दौर शुरू हो चुका है और राजधानी दिल्ली अब बनने जा रही है इस लोकतांत्रिक क्लीन अप का अगला बड़ा मैदान। बिहार में जिस एसआईआर यानी कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, अब वैसी ही प्रक्रिया दिल्ली में भी शुरू होने जा रही है। लेकिन सवाल वही है, कौन हटेगा, कौन बचेगा? चुनाव आयोग कह रहा है कि जो 2002 की वोटर लिस्ट में है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो उस सूची में नहीं है उन्हें अपनी नागरिकता और पहचान साबित करना होगा दस्तावेजों के साथ। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस पर पैनी नजर हमारी बनाए रखनी है और यह भी कहा है कि अगर गड़बड़ी मिली तो पूरे प्रोसेस को रद्द भी किया जा सकता है। अब दिल्ली के हर बीएलओ यानी कि बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर गणना फॉर्म बांटेंगे और फिर पब्लिश होगी ड्राफ्ट लिस्ट।
जिस पर आम जनता आपत्ति या सुझाव दर्ज करा सके। लेकिन बवाल यही नहीं रुकता है, क्योंकि विपक्षी दलों ने बिहार में पहले ही आरोप लगाए थे कि फर्जी तरीके से वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, और अब डर यह है कि कहीं दिल्ली में भी वही स्क्रिप्ट तो नहीं दोहराई जा सकेगी। आयोग साफ कह रहा है कि 2002 और 2003 के लास्ट रिवीजन को आधार बनाकर ही इस प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है, और जिनके नाम पहले से सूची में हैं उन्हें कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, लेकिन जिनका नाम नहीं है उन्हें देने होंगे 12 में से कोई दस्तावेज, जिसमें अब आधार कार्ड को भी शामिल कर लिया गया है। हालांकि सिर्फ पहचान का सबूत माना जाएगा, नागरिकता नहीं। और सबसे अहम बात, अगर वोटर 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है और उसकी पुष्टि पुरानी लिस्ट में हो रही है, तो केवल एक अंडरटेकिंग देकर वो इस प्रक्रिया से बाहर हो सकता है। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े शहर में जहां लाखों की संख्या में प्रवासी रहते हैं, क्या ये प्रक्रिया वाकई में पारदर्शिता और लोकतंत्र की मजबूती की ओर एक कदम है, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, वोटर क्लींजिंग के नाम पर लोकतंत्र की सफाई नहीं कटौती की जा रही है? बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, बल्कि आने वाले महीने में देश के हर कोने में लागू होने वाली एक संवेदनशील राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का नया अध्याय है, जिसमें हर नाम, हर दस्तावेज, हर फॉर्म आने वाले 2029 के महासंग्राम में बड़ा असर डाल सकता है। दिल्ली में कल से होने वाली SIR प्रक्रिया का हम स्वागत करते हैं। दिल्ली में रहने वाले प्रत्येक मतदाता को 2002 की वोटर लिस्ट के हिसाब से एक फॉर्म भरना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हम दिल्ली में रहते हैं। और मुझे लगता है इस प्रक्रिया से साफ हो जाएगा कि जो लोग दिल्ली के अंदर अवैध रूप से घुसे हैं या अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठियाँ घुसाने का काम किया, ऐसे लोगों को इससे तकलीफ होगी। और वो विपक्षी दल जो घुसपैठियों की मदद करते हैं, अवैध रोहिंग्यों को बसाने का काम करते हैं, वो इस SIR का विरोध करेंगे। लेकिन हर दिल्ली का मतदाता, हर भारतीय जो चाहता है कि वोटर लिस्ट साफ बने, शुद्ध बने और उसमें अवैध घुसपैठिया ना हो, वो इस SIR का समर्थन करेगा। इसलिए हम उसका समर्थन करते हैं। और मैं देखिए, SIR का कोई विरोध नहीं कर रहा है, विरोध प्रक्रिया का है, प्रोसेस का है कि प्रोसेस जो अपनाया गया, जिस तरह से बिहार के अंदर जल्दबाजी में SIR किया गया, लोगों को समय नहीं दिया गया, लोगों को अवसर नहीं दिया गया, ऐसा लगता था कि बहुत जल्दी में है चुनाव आयोग, वहीं से मामला बिगड़ा है। तो SIR तो हम लोग भी इस पक्ष में है कि होना चाहिए, पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन जनता को विश्वास में लेकर होना चाहिए, विपक्ष को विश्वास में लेकर होना चाहिए, राजनीतिक दलों का विश्वास में होना चाहिए। खबरों की बड़ी हलचल में एक बार फिर देश की न्याय व्यवस्था और सामाजिक भावनाओं के बीच तकरार में नया मोड़ ले लिया है, जब खजुराहो मंदिर विवाद को लेकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के एक बयान ने पूरी मीडिया और राजनीतिक दुनिया में तूफान ला दिया। सुनवाई के दौरान उन्होंने याचिकाकर्ता से कहा था भी भगवान से मदद मांगिए, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होते ही चर्चा का विषय बन गया, और कई लोगों ने इसे हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक बताया, जिससे विवाद इतना बढ़ गया कि विश्व हिंदू परिषद ने इसे हिंदू धर्म की मान्यताओं का मजाक उड़ाने वाला बताया। इस पूरे बवाल के बीच CJI ने खुद सामने आकर स्पष्ट किया कि उनका बयान गलत तरीके से पेश किया गया। वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और उनका मकसद किसी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, जो इस मामले की संवेदनशीलता को दर्शाता है, क्योंकि भारत जैसे बहुसांस्कृतिक देश में न्यायपालिका और धार्मिक भावनाओं के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। वहीं इस विवाद ने यह भी उजागर किया कि कैसे सोशल मीडिया पर एक छोटी सी टिप्पणी को तोड़ मरोड़कर पेश किया जा सकता है। ये किस तरह सामाजिक तनाव को जन्म दे सकता है, जो कि सीधे तौर पर देश की एकता और सौहार्द के लिए खतरा है। साथ ही ये घटना न्यायपालिका के स्वतंत्रता और संवैधानिक जिम्मेदारी के बीच की नाजुक डोर को भी सामने लाती है कि न्यायिक पद पर बैठे लोग कैसे अपनी बातों को इतनी संवैधानिक सावधानी से रखें कि वो ना तो किसी धर्म की भावनाओं को आहत करे, ना ही अपनी भूमिका में कमी दिखाए। फिलहाल CJI ने ये याचिकाकर्ता से कहा था, जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पूरी तरह प्रचार के लिए याचिका है, जाओ और खुद भगवान से कुछ करने के लिए कहो। ये कहा उन्होंने, अगर तुम कह रहे हो कि तुम भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हो, तो तुम प्रार्थना करो और थोड़ा ध्यान करो,
ये दरअसल सीजीआई की तरफ से कहा गया था। सीजीआई की उसके बाद सफाई आई। सीजीआई की सफाई ने विवाद को कुछ हद तक शांत जरूर किया है, लेकिन सवाल यह है कि भविष्य में ऐसी गलतफहमियों से बचने के लिए क्या कदम उठाए जाए, न्यायपालिका की छवि को कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि देश की लोकतांत्रिक प्रणाली में न्यायपालिका का विश्वास ही सबसे बड़ा स्तंभ है। कुल मिलाकर ये पूरा घटनाक्रम हमें याद दिलाता है कि संवेदनशील मुद्दों पर बातचीत और बयानबाजी कितनी जिम्मेदारी से करना चाहिए, ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे, सामाजिक शांति कायम रहे, न्याय की गुंजाइश सीमित हो जाए और भावनाएं आहत हों, तब देश की बुनियाद हिलने लगती है। ऐसे में हर नागरिक और संस्थान की जिम्मेदारी बनती है कि वो संयम समझदारी के साथ कदम उठाए, ताकि भारत का लोकतंत्र और विविधता में एकता का पर्व हमेशा बरकरार रहे। किसी भी देश की असली ताकत उसके युवा सपनों में छुपी होती है, और जब कोई खिलाड़ी मैदान पर उतरता है तो वो सिर्फ खेल नहीं खेलता है, बल्कि पूरे देश की उम्मीदें, जज्बे और हौसलों का प्रतिनिधित्व करता है। नीरज चोपड़ा के लिए ये वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि एक बड़ी लड़ाई थी, खुद से, हार से और इतिहास से। जब वो जैवलिन थ्रो के लिए कदम बढ़ा रहे थे तो भारत के करोड़ों दिल उनके साथ धड़क रहे थे। हर फेंक पर उम्मीदें आसमान छूने को तैयार थी, लेकिन खेल के मैदान पर हर चमकता सितारा रोशनी से नहीं, संघर्ष से चमकता है। नीरज ने अपनी पहली फेंक 83.65 मीटर की शानदार दूरी तक पहुंचाई। दूसरा थ्रो 84.03 मीटर का था, लेकिन उसके बाद चीजें उनके उम्मीद के मुताबिक नहीं रही। तीसरा और पांचवा जो राउंड था वो फाउल रहा। चौथा 82.86 मीटर तक सीमित रहा, जिसमें उनका फाइनल में टॉप 6 में पहुंचना संभव नहीं हो सका। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम भी अपनी पूरी ताकत झोंक नहीं पाए, 82.73 मीटर की दूरी के साथ बाहर हो गए। लेकिन इसी बीच एक नए सितारे ने उड़ान भरी। सचिन यादव ने 86.27 मीटर की जबरदस्त दूरी फेंककर चौथा स्थान हासिल किया। नीरज चोपड़ा जैसी बड़ी हस्तियों को पीछे छोड़ते हुए साबित किया कि भारत का एथलेटिक्स का भविष्य कितना उज्जवल है। इस चैंपियनशिप के बाद ट्रिनिडाद टोबैगो ने वेलकॉट में 88.16 मीटर की दूरी फेंककर गोल्ड मेडल जीता। ग्रेनाडा के पीटर्स और अमेरिका के कार्टिज ने सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इस मुकाबले ने एक बार फिर दिखा दिया, हार जीत तो खेल का हिस्सा है, लेकिन जज्बा, मेहनत और देशभक्ति हमेशा हमारे खिलाड़ियों को नई उड़ान देती है। नीरज चोपड़ा के इस प्रदर्शन ने हमें सिखाया कि हर बड़ा चैंपियन भी कभी कभी हारता है, लेकिन जो असली चैंपियन होता है वो कभी हिम्मत नहीं हारता। वहीं सचिन यादव ने जिस बेहतरीन खेल से सबका दिल जीता, वो भारत की नई उम्मीदों का पैगाम है। ये टूर्नामेंट न केवल शारीरिक पराक्रम का माप था, बल्कि मानसिक मजबूती, संघर्ष और आत्मविश्वास का प्रमाण था। त्योहारों का मौसम करीब है, हर दिल में खुशियों की उमंग है, हर घर में सोने चांदी की चमक की उम्मीदें हैं, लेकिन इस बार खुशियों के बीच एक अनचाहा मंजर भी छाया हुआ है। सोने के दाम आसमान छू रहे हैं और एक्सपर्ट ने एक बार फिर आगाह किया है कि अभी सोने में निवेश करने का सही वक्त नहीं है। जी हां, पिछले एक साल में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। 24 कैरेट सोना 75,000 रुपए से बढ़कर 1,10,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है, जिससे आम आदमी की जेब पर भारी दबाव है और त्योहारों की खरीदारी भी फीकी पड़ती दिख रही है। इस साल ही तो सोना 40% तक महंगा हो चुका है और इसी वजह से न केवल त्योहारों की चमक में कमी आई है, बल्कि शादी जैसे बड़े मौकों पर भी महंगाई की मार अछूती नहीं रही। लेकिन दिल थाम कर सुनिए, पिछले कुछ दिनों में सोने के दामों में गिरावट के संकेत मिल रहे हैं। IBGA के मुताबिक 24 कैरेट सोना अब 1,09,264 रुपए के स्तर पर आ चुका है, जो पिछले सप्ताह के ऑल टाइम हाई के करीब 1,600 रुपए सस्ता है। इस गिरावट के पीछे एक बड़ी वजह अमेरिका फेडरल रिजर्व के जरिए ब्याज दरों में कटौती है, जिसने सोने चांदी की कीमतों पर दबाव डाला है। साथ ही भारत में निर्यात पर भी टैरिफ का असर नजर आ रहा है, जो बाजार को अस्थिर कर रहा है। जानकार मानते हैं कि त्योहारों के दौरान सोने की कीमतों में फिलहाल 1,10,000 से 1,12,000 रुपए के बीच रह सकती है, लेकिन इसके बाद 10% तक गिरावट का अनुमान है, जिससे सोना 1,00,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक उसके करीब आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें 33,000
$3300 प्रति ऑन्स तक फिसल सकती हैं। अगर ग्लोबल तनाव कम हुआ तो भारत के बाजार को सीधे प्रभावित करेगा। ऐसे में एक्सपर्ट्स की राय साफ है कि अभी सोना चांदी में बड़ी खरीदारी जो है वो टाल दीजिए। कम से कम 3 से 6 महीने का इंतजार कीजिए, क्योंकि मुनाफा वसूली का दौर आने वाला है और अचानक गिरावट के बाद निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होगा। वहीं ज्वेलरी बाजार में भी भारी बदलाव नजर आ रहा है। मोटे हार कंगन की बजाय लोग अब हल्के स्लीक डिजाइन, छोटे चैन, मिनिमल जो ब्रेसलेट होते हैं, पतले पतले ब्रेसलेट्स होते हैं, उनको पसंद कर रहे हैं। साथ ही 22 और 24 कैरेट की जगह 18 और 14 कैरेट्स के गहने डिमांड कर रहे हैं, जो बजट में भी फिट बैठते हैं। सिल्वर और प्लैटिनम जैसी वैकल्पिक धातुओं की तरफ ग्राहक रुझान उनका बढ़ रहा है। फैशन के साथ साथ आर्थिक तौर पर भी बेहतर विकल्प साबित हो रहा है। तो ये वक्त है सावधानी से कदम बढ़ाने का, ताकि त्योहारों की खुशियां महंगाई की मार में छिपी ना रह जाएं। हर परिवार अपनी खुशियों की चमक खुद बिखेर सके। चलिए अब जाते जाते आज की बात पते की आपको बताते चलते हैं। दरअसल आज की बात पते की है कि हर इंसान अपनी कोई ना कोई लड़ाई लड़ रहा है, जिसे बाहर से देखकर समझना आसान नहीं होता। कोई मुस्कुराता है लेकिन अंदर से टूटा होता है, कोई चुप रहता है क्योंकि बोलने की ताकत नहीं बची है। इसलिए जरूरी है कि हम एक दूसरे के साथ थोड़ी नरमी, थोड़ा सब्र और थोड़ी समझदारी से पेश आएं। हमेशा याद रखो, जवाब देने से कोई बड़ा नहीं बनता, लेकिन समझदारी दिखाने से इंसान जरूर ऊंचा होता है। इसी बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।